जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपसे बात करेंगे अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर बुक केमिकल रिएक्शंस। और आज का ये जो चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 5 ऑफ योर क्लास 8 बुक। और आज हम इसकी एक्सरसाइज को डेलिबरेटली समझने के साथ जो है वो सॉल्व करेंगे। तो लिहाजा पहले सवाल की तरफ चलते हैं। पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे, उसके बाद हम जो बाकी दीगर सवालात हैं उनको वन बाय वन करते चले जाएंगे। तो लिहाजा वीडियो के एंड तक रहो ताकि आपको पता लगे कि इन सारे सवालों के जवाब क्या हैं। एक कॉपी पेंसिल भी साथ निकाल लो, उनको नोट डाउन भी करना शुरू कर दो, और जो एग्जाम्पल्स लिखवाऊंगा वो एग्जाम्पल्स भी कर लेना। तो चलते हैं पहले सवाल की तरफ। तो पहला सवाल है डिफाइन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की तारीफ करें। तो स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होता है, एक अमल होता है। जैसे लेट्स से दैट के लोहा है, ठीक है, लोहे को ऑक्सीजन अगर दिया जाए, पानी अगर दिया जाए और इससे जंग बन जाता है Fe2O3.NH2O। आई होप कि ये आपको नजर आ रहा होगा। ओके, सो अब आपको नजर आ रहा होगा। तो ये हमारे पास जो एक चीज बनी है, दिस इज नोन एज रस्ट इन इंग्लिश। इसको आप रस्ट बोल दोगे और इसको आप जंग भी बोल सकते हो। तो स्टूडेंट्स, अब ये एक प्रोसेस था जिसमें लोहा था, हवा में मौजूद ऑक्सीजन थी और हवा में मौजूद नमी थी, पानी था। आपने देखा होगा वॉशरूम्स की जो जगह होती है, दरवाजे होते हैं, वहाँ पे जो रस्टिंग का अमल है वो ज़्यादा हो रहा होता है, क्योंकि वहाँ पे वॉशरूम में डेफिनेटली हवा भी होती है कि नहीं? वहाँ दम तो घुटता है वैसे ज़रा और इसके अलावा वहाँ पे पानी भी होता है और वहाँ पे लोहे का दरवाज़ा भी होता है। तो लिहाजा आप देखते हो कि जो लोहे का दरवाज़ा निचली सतह है उसकी, वो सारी की सारी जब वो गल गई होती है, वो रस्ट ज़्यादा हो गई होती है। तो एक प्रोसेस है, ये एक अमल है। केमिकल रिएक्शन एक अमल है जिसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करते हैं। तो कहते हैं कि प्रोसेस है ड्यूरिंग विच अ सब्सटेंस चेंज इनटू एंटायरली न्यू सब्सटेंस। यानी कि एक सब्सटेंस है, ये क्या था? एक सब्सटेंस है जो कि एक नए सब्सटेंस में तब्दील हो चुका है। यानी पहले आयरन था, अब आयरन के अंदर ऑक्सीजन भी घुस चुकी हुई, एक नई चीज बन गई हुई है। तो एक सब्सटेंस क्या बन गया हुआ है? एंटायरली, यानी बिल्कुल न्यू सब्सटेंस, यानी कि एक नई चीज बन चुकी हुई है विद डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन। यानी कि अब देखो यहां पे इसके अंदर सिर्फ आपको आयरन नजर आ रहा है, लेकिन यहां पे आपको देखो आयरन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, NH2 का मतलब है कोई भी नंबर हो सकता है पानी का जो इसके अंदर धंसा हुआ है। तो दैट मेक्स एन आइडिया कि भाई हमारे पास एक कॉम्पोजिशन नई बन गई है, केमिकल कॉम्पोजिशन नई बन गई है और उसकी खसूसियात भी डिफरेंट हो गई हैं। अब आप जंग का दरवाजा तो नहीं खरीदेंगे, अब खसूसियत तो ये खरीदेंगे कि लोहे का दरवाजा हो, तब आप खरीद लें। तो लिहाजा जब खसूसियात मुख्तलिफ हो जाती हैं तो फिर इरादे भी आपके खरीदने के मुख्तलिफ हो जाएंगे। तो याद रखो, हर कंपाउंड आपको पसंद नहीं आता। आपको आयरन पसंद आ जाएगा लेकिन आयरन से बना हुआ रस्ट पसंद नहीं आएगा। सो दैट मेक्स एन आइडिया कि खसूसियात भी चेंज होती है। तो इसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो क्या सीखा केमिकल रिएक्शन में? कि हमारे पास जो एक एलिमेंट्स होते हैं या एक कंपाउंड्स होते हैं वो इंटायरली डिफरेंट कंपाउंड्स बन जाते हैं, यानी डिफरेंट सब्सटेंसेस। जैसे लेट्स से दैट कि आपके पास एक सब्सटेंस ए है, उसने सब्सटेंस बी के साथ रिएक्शन किया और वो सब्सटेंस सी बन गया। यानी ए और बी ने रिएक्शन किया और वो क्या बन गया? सी बन गया। तो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ न्यू सब्सटेंस। इसे हम कहेंगे, इसे हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं जल्दी से। व्हाट आर रिएक्टेंट्स? अब रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? तो स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट्स वो होते हैं जो कि आपको ये एरो नजर आ रहा होता है उसकी जो लेफ्ट साइड पे होते हैं। तो लिहाजा आयरन, ऑक्सीजन और वाटर, ये रिएक्टेंट्स हैं। और ये जो आगे आपको नजर आ रहे हैं, हेड के साथ नजर आ रही हैं, ये प्रोडक्ट्स होते हैं। तो लिहाजा याद रखो, जिन्होंने रिएक्ट करना है अभी वो रिएक्टेंट्स होते हैं, और जिन्होंने रिएक्ट कर लिया है और वो बन गए हैं, कोई नई शय बन गए हैं, न्यू सब्सटेंस बन गए हैं, सो दीज आर रिएक्टेंट्स एंड दिस इज प्रोडक्ट। तो लिहाजा रिएक्टेंट्स क्या होंगे? सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस, यानी सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन में क्या कर रहे हैं? टेक पार्ट कर रहे हैं। एक और एग्जांपल ले लें कि हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है और क्या बन रहा है? पानी बन रहा है। सो ये इसमें आप मुझे जज करके बताओ रिएक्टेंट्स क्या हैं और प्रोडक्ट्स क्या हैं?
जी, लेफ्ट साइड पे क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, और राइट साइड पे क्या है, तो ये आपने बात याद रखनी है। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 और 4 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, अगर हम आपसे बात करें अब सेकंड क्वेश्चन की, तो इसमें सवाल है कि प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। तो जैसे मैंने अभी सिंपली आपको बताया था कि जो ए और बी सब्सटेंस हैं, इन्होंने रिएक्ट किया और क्या बना दिया, सी और डी बना दिया। ये भी तो हो सकता है ना, सी और डी बन जाए। तो लिहाजा ए और बी क्या थे, रिएक्टेंट्स, और सी और डी क्या होंगे, तो प्रोडक्ट्स। तो रिएक्शन के दौरान जो चीज बनती है, जो फॉर्म होती है, उसको प्रोडक्ट कहते हैं। यानी कि सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड का मतलब है बनते हैं, तो उनको हम एज अ रिजल्ट जो है वो क्या कह देते हैं, प्रोडक्ट्स कह देते हैं। अगला सवाल है जी कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो ये जो आपको मैंने शो की, ये केमिकल इक्वेशन है। मैं रस्टिंग की इक्वेशन आपको शो की थी, ये मैं आपको बैलेंस करके शो कर देता हूँ। पानी बनने की इक्वेशन है, तो ये देखिए, ये पानी बन गया, इसमें 2 मोल हाइड्रोजन इस्तेमाल होता है, तो ये एक इक्वेशन है। ठीक है, इसे आप क्या नाम दोगे, केमिकल इक्वेशन, जिसमें आपने क्या किया है कि एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन की। ये केमिकल बेसिकली रिएक्शन है जिसमें आप सिंबल्स यूज कर रहे हो, या हाइड्रोजन का सिंबल है, या ऑक्सीजन गैस का सिंबल है, ये वाटर का सिंबल है, या फिर आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो, ये पानी का फॉर्मूला है, ठीक है, ये ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला है, ये हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला है। एंड साइन यूज फॉर इंडिकेटिंग, और ये एक साइन यूज कर रहे हो ना, एरो का साइन यूज कर रहे हो फॉर इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट्स ऑफ द सब्सटेंस। ये फिर आप कह सकते हो, यहाँ पे जी लिख दो आप, तो ये साइन यूज कर रहे हो कि गैस है, यहाँ पे भी जी लिख दो, या साइन यूज कर रहे हो कि ये गैस है, और यहाँ पे लिख दो एल छोटा सा, इसका मतलब है कि ये लिक्विड है, ये फिजिकल स्टेट आप बता रहे हो। सिंपल, ठीक है। तो इसको हम क्या नाम देंगे, केमिकल इक्वेशन। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, राइट। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास है वो 5वां है, तो उसको हल कर लेते हैं। उसके बाद 5.3 को देखते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सवाल है जी, 5वां सवाल है आपका ये कि स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इट्स अ वेरी ओल्ड स्टोरी। 1885 के अंदर, 1785 के अंदर एक साइंसदान था, उसका नाम था एंटोइन लॉरेंट डी लिवॉयर। एंटोने लॉरेंट डी लिवॉयर भी कहा जाता था इसको। एक फ्रेंच केमिस्ट था जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान ही मारा भी गया था। तो ही वॉज द वन ऑफ द वेरी रिच केमिस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, ये भी कहा जाता है। इसकी लैब्स बहुत एडवांस लेवल की लैब्स थी एट दैट टाइम। तो इसने जो है एक लॉ दिया था, उसने कहा था कि लेट्स से दैट हमारे पास अगर एक केमिकल रिएक्शन है, जैसे लेट्स से दैट के हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और इससे मिलकर पानी बन रहा है। तो स्टूडेंट्स याद रखो कि अगर यहाँ पर जितना भी हमारे पास मैस है रिएक्टेंट्स का, और यहाँ पर आगे फिर डेफिनेटली हमारे पास प्रोडक्ट्स का मैस होगा, तो जो रिएक्टेंट्स का मैस है और जो प्रोडक्ट्स का मैस है ये कभी भी तब्दील नहीं होते। ये नहीं होगा कि आपने 4 किलो गैसें ली, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और आपने 5 किलो प्रोडक्ट बना ली, तो मैस इज नॉट क्रिएटेड। ये जो वजन है ये बना नहीं है। या फिर आप ये कह लें कि आपने पानी को तोड़ दिया, लेट्स से दैट किसी तरीके से आपने तोड़ दिया पानी को हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में, तो आप कहें जी कि आपने 4 किलो पानी लिया था और आगे से जो गैसें बना ली वो 5 किलो बना ली हैं, तो मैस इज नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी मैस डिस्ट्रॉय भी नहीं होता। यानी जितना बस ये हेर फेर ही है। जैसे आपके पास 10 ईंटें हैं, आप उनको कोई भी शक्ल में रख सकते हैं, सीधी रख लें, ऊपर एक दूसरे के करके रख लें, एक लाइनें बना लें, स्टार बना लें, क्रॉस बना लें 10 ईंटों का। तो ऐसे ही एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं, उनको आप अब बस जोड़ सकते हैं, मुख्तलिफ कंपाउंड जरूर बना सकते हैं, लेकिन कोई नई चीज, नया वजन इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते। तो अगर आपके पास लेट्स से दैट कि जो भी वजन है, तो प्रोडक्ट्स में भी आपके पास वही वजन होगा। तो लॉ क्या बना कि केमिकल रिएक्शन के दौरान मैस इज नीदर क्रिएटेड, नीदर मीन नहीं बनता, मैस इज नीदर क्रिएटेड, यानी नीदर मीन नहीं, क्रिएटेड मीन बनता, तो नीदर क्रिएटेड नहीं बनता, मैस नहीं बनता, नॉर और ना ही डिस्ट्रॉयड तबाह होता है। यानी कि मैस इज नॉट क्रिएटेड, नॉट, बल्कि क्या होता है, चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, यहां अनदर लिख लें या लिख लें आगे फॉर्म लिखना है, या फिर आप और लफ्जों में क्या बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन के दौरान टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। यानी मास ऑफ द प्रोडक्ट्स हमेशा बराबर आएगा मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, यानी जो वजन आपके पास प्रोडक्ट्स में होगा वो हमेशा बराबर होगा जो वजन आपके पास रिएक्टेंट्स में होगा। ये और लफ्जों में आप डेफिनेशन को ये लिख सकते हैं। दोनों डेफिनेशन बड़ी काबिल गौर है, आपने याद रखनी है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज
5.3 डिफरेंस बिटवीन दी फॉलोइंग एडिशन रिएक्शन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इस सवाल को हल करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स हम चलते हैं अब हमारे इस सवाल की तरफ। 5.3 की तरफ डिफरेंस आपने करना है। तो स्टूडेंट्स जब हमने डिफरेंस करना होता है तो याद रखिएगा हमने दोनों हेडिंग्स को आसपास लिख लेना होता है पेज के ऊपर और सेंटर में लाइन लगाते हैं, फिर मुवाजना करते हैं, इसे हम डिफरेंस कहते हैं, फर्क मालूम करते हैं। अब हमारे पास ये पहला रिएक्शन है, इसमें एडिशन रिएक्शन के बारे में बताया गया है और दूसरे में हमने आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बताना है। तो एडिशन रिएक्शन क्या होता है कि एक केमिकल कॉम्बिनेशन होता है टू और मोर सब्सटेंसेस का टू फॉर्म वन कंपाउंड, यानी दो कंपाउंड आपस में मिलके एक सब्सटेंस बनाते हैं, यानी दो सब्सटेंसेस मिल जाते हैं और एक सब्सटेंस बना देते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये ए है, सोडियम है, ये क्लोरीन है और यहाँ सोडियम क्लोराइड बन गया। तो ये ए और बी ने आपस में मिले और सिर्फ सी बना दिया, तो इसको हम कहेंगे कि ये एडिशन हुई है, ऐड हुआ है। तो इसमें आप बैलेंस कर लें, इसको यहाँ 2 मोल लगा दें, यहाँ पे भी 2 मोल लगा दें, बैलेंस होगी। अब यहाँ से अब देखें ये भी हमारे पास एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला यूनिट है और ये हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है कि ए और बी ने आपस में मिले और सिर्फ क्या बना दिया, सी बना दिया। तो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ एडिशन रिएक्शन। अब इसके उल्ट देखें तो डीकम्पोजिशन से कांच, एक गिलास है कांच का है, वो टूट जाएगा तो एक गिलास था तो उसके टुकड़े कितने हो गए। जैसे इसमें क्या होता है, स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग का मतलब होता है फैलना, ठीक है, टूट जाना। स्प्लिटिंग को आप ये भी कह सकते हैं टूट जाना। तो इसमें वन कंपाउंड जो है वो कितनों में टूट जाएगा, 2 में टूट जाएगा या 2 से ज्यादा भी सिंपल सब्सटेंसेस में टूट सकता है। यानी रिएक्टेंट के तौर पे सिर्फ एक सब्सटेंस था, तो प्रोडक्ट में आपके पास यानी क्या हो गया, लेट्स से दैट आपके पास ए था, ठीक है, और वो टूट गया किसमें, बी और सी में। जरूरी नहीं है कि जो ए है सिर्फ ए और बी और सी में टूटे, यानी 2 चीजों में टूटे। वो हो सकता है कि जो ए है वो बी प्लस सी प्लस डी में टूट जाए। तो ये से हम डीकम्पोज कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑक्सीजन गैस पैदा करने के लिए एक कंपाउंड है पोटाशियम क्लोरेट। तो इसको अगर आप तोड़ेंगे, मतलब इसको आप टेस्ट ट्यूब में डाल दें, पाउडर होता है, इसको आप टेस्ट ट्यूब में डाल दें, नीचे से हीट करें तो इसमें से गैस निकल जाएगी और पीछे एक सॉल्ट रह जाएगा, पोटाशियम क्लोराइड। तो पोटाशियम क्लोराइड को इस्तेमाल किया जाता है क्या पैदा करने के लिए, ऑक्सीजन पैदा करने के लिए। तो लिहाजा ए और ए से क्या बन गया, बी और सी। तो ये आप सब स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, राइट। इसी तरह से आप देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है ये, कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो किस में तब्दील हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। इसका उल्ट हो गया ना ये, कि ए और बी पहले मिलकर क्या बना रहे थे, क्या था ये, एडिशन रिएक्शन। अब क्या हो रहा है कि जो ए है वो टूट रहा है किसमें, बी और सी में। तो लिहाजा ये डीकम्पोजिशन हो गया। तो डीकम्पोजिशन में टूटते हैं और एडिशन में जुड़कर एक चीज हो जाते हैं, बन जाते हैं। जैसे आप चाय बना रहे हो तो बताओ ये एडिशन रिएक्शन है कि डीकम्पोजिशन, एडिशन रिएक्शन है, क्योंकि दूध में, पानी में, चीनी में सब चीजें इकट्ठी करके एक कप बन जाता है। तो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ एडिशन रिएक्शन। तो इस तरह से ये लेड नाइट्रेट एक सॉल्ट है। ये आपकी बुक में जितनी एग्जाम्पलें थी ना डीकम्पोजिशन की, मैं सारी बता दी हैं। तो डीकम्पोजिशन में लेड नाइट्रेट है, उसको लेड ऑक्साइड में, नाइट्रस डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन गैस में जो है वो हासिल किया जा रहा है, राइट। तो लेड नाइट्रेट से भी आप ऑक्सीजन गैस पैदा कर सकते हैं। तो ये था आइडिया इस सवाल का। अगला डिफरेंस जो है वो हम देख लेते हैं। अगला डिफरेंस जो है वो किया जा रहा है बिटवीन दी बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है और अनबैलेंस। तो इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है तो भी कमेंट में आप कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाके। जी तो स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन के अंदर हम सॉल्व करेंगे 5.3 डिफरेंस बिटवीन दी फॉलोइंग में बैलेंस केमिकल इक्वेशन को और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को। बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये होती है कि जिसमें आपके पास जो रिएक्टेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो टोटल इक्वल होते हैं। लेकिन अनबैलेंस में ये देखा गया है कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड पे और नंबर ऑफ एटम्स हैं ऑन दी प्रोडक्ट साइड, ये इक्वल नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे देखिए यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पर एक और हाइड्रोजन है, कितने हो गए, 2 हाइड्रोजन। और क्लोरीन यहाँ पर 1 है तो इस साइड पे 1 क्लोरीन हो गया। और यहाँ पर देखें 1 सोडियम है और 1 ऑक्सीजन है, तो 1 सोडियम हो गया। एंड आई होप कि आपको नजर नहीं आ रहा, तो यहाँ कर लेते हैं 1 क्लोरीन
और एक क्या हो गया सोडियम और एक ही क्या हो गया ऑक्सीजन। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी साइड तैयार हो गई, लेफ्ट साइड। अब हम चलते हैं राइट साइड पे। अब यहां पर कितने सोडियम है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, गिन लेते हैं। एक ही सोडियम है, एक ही क्लोरीन है, 2 हाइड्रोजन है, यहां पर भी देखें 2 हाइड्रोजन थे और यहां पे एक ही ऑक्सीजन है। तो देखें ये वाली साइड की क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो हम इसको बोलेंगे कि ये क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी कि दोनों तरफ केमिकल, दोनों तरफ एटम्स बैलेंस है। जबकि हम इस तरफ देखें तो यहां पर हमारे पास कितने हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। यहां पर भी हमारे पास हाइड्रोजन और क्लोरीन है। यहां पे 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है और यहां पे देखें 1 हाइड्रोजन है और 1 क्लोरीन है। तो ये हम कहेंगे कि इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो ये हो गई, क्या हो गई, अनबैलेंस इक्वेशन। तो डेफिनेशन में ये लिखा है कि केमिकल इक्वेशन ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स on both sides of the equation, reactant side and product sides are equal, यानी कि इक्वल होंगे। यहां पे क्या लिखा कि केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, जो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड आर नॉट इक्वल, यानी कि यहां पर दोनों तरफ जो है वो इक्वल नहीं है। तो इसको हम बोलेंगे अनबैलेंस इक्वेशन। तो अब ये जो अनबैलेंस, इसको बैलेंस कर लेते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पर पीछे आप 2 लगा दें तो 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन बन जाएंगे, 2 हाइड्रोजन बन जाएंगे, 2 क्लोरीन बन जाएंगे। सो इसको भी कर देंगे बैलेंस, क्योंकि हम अनबैलेंस क्यों रखें, सारी चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए ना। सो दैट्स अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हमने अनबैलेंस को बैलेंस कर दिया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं जी। तो स्टूडेंट्स हम डिफरेंस करेंगे अबाउट दी एंडोथर्मिक रिएक्शंस एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी एक्सो और एंडो में क्या डिफरेंस है। एक्सो का मतलब होता है बाहर निकला, थर्म का मतलब होता है हीट, यानी हीट अब बाहर निकलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घरों में गैस आ रही है, मीथेन गैस, अगर आप उसको ऑक्सीजन देंगे तो फिर वो बना देगी कार्बन डाइऑक्साइड, बना देगी वाटर और फिर कुछ हीट पैदा करेगी। इन्हें एंथैल्पी कहते हैं, हीट कहते हैं, या अभी आपका लेवल छोटा, आप हीट ही लिख लें। तो हीट जो है आपकी चाय बनाएगी, खाना पकाएगी, रोटी पकाएगी। तो ये मीथेन गैस जो है हवा की ऑक्सीजन से मिलकर किचन में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा देगी, नमी बढ़ा देगी और साथ हीट पैदा कर देगी। तो यहाँ से क्या समझ में आई कि ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट हीट हो, हीट क्या हो, प्रोडक्ट हो, तो उसको हम कहेंगे एक्सोथर्मिक, क्योंकि प्रोडक्ट का मतलब कि बाहर निकली है। अब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, उसके साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन हो, तो प्रोडक्ट आपको हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट ही मिलती है। यह आप याद रखिएगा। लकड़ी जल जाए, पेट्रोल जल जाए, भारत में आपको पता है कि लोगों को जला दिया जाता है तो उनसे भी हीट बाहर आ जाती है। आपकी बॉडी में हीट होती है, वैसे भी बाहर आती है ना, आपकी बॉडी में भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं। और बहुत से लोग वैसे दफना देते हैं लोगों को। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, कोई चीज़ जो जल जाती है वो ऑर्गेनिक होती है। तो लिहाजा याद रखना ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ड्यूरिंग विच हीट इज गिवन आउट, जिसमें हीट बाहर आए। अगर हीट अंदर चली जाए, एब्जॉर्ब का मतलब जज़ब हो जाना, तो उसे कहेंगे एंडो। एंडो मीन अंदर जाना, थर्म मीन हीट। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप जस्ट हैव एन एग्जांपल कि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर हम उसको हीट देंगे तो फिर वो कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट भी जो है अगर वो हीट लेकर जो है वो ब्रेकआउट हो जाता है और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू योर बुक, राइट। तो ये हमारे पास जो है आज का लेक्चर था, जिसमें हमने बात की आपसे 5.2 क्वेश्चंस की, 5.3, और डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं, पूरी प्लेलिस्ट है, उसको आप क्लिक करके पूरी वीडियोस को देख सकते हैं। अभी थंबनेल्स भी आ रहे होंगे, इनको भी क्लिक करके आप नेक्स्ट वीडियोस तक जा सकते हैं। इसके अलावा शुरू में आई बटन आता है, उसको भी क्लिक करके नेक्स्ट वीडियोस पे जा सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स क्लास 8 जनरल साइंस, आगे चैप्टर नंबर 5 GS Academy, तब भी आपको वीडियो मिल सकती है। सो देयर आर वेरी डिफरेंट वेज टू गेट माई वीडियोज़। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, आपने सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, और अगर आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी।